ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप माइथोरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। रोहन गुप्ता को तारीफ भरी नजरों से देखते देख दीपाली जोशी खुश हुई कि काम की सराहना हुई। थोड़ी पर हाथ टिकाकर हंसते हुए पूछा, क्या देख रहे हो बॉस? उसे रोहन गुप्ता की बिना किसी गलत भाव की नज़र अच्छी लगती थी। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, सोचते बहुत हैं और मासूमियत खो देते हैं। दीपाली जोशी इस बात से नाखुश थी। यही मुख्य कारण था कि रोहन गुप्ता से अपनापन लगता था। उनका रिश्ता आरामदेह और सहज था, कोई गलत विचार नहीं, चाहे जितना छेड़ें, कोई अस्पष्ट भावना नहीं। इसी रिश्ते से दीपाली जोशी बेहद सहज और हल्का महसूस करती थी। अगर यह भाव नहीं होते तो रिसेप्शनिस्ट के सामने रोहन गुप्ता के गाल नहीं दबाती। रोहन गुप्ता की बात करें तो वह स्वाभाविक रूप से लंपट नहीं था। 2 जिंदगियां जी चुका था और इतने उतार चढ़ाव के बाद बस जिससे प्यार है उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था। बाकी लड़कियां चाहे कितनी सुंदर हों, दोस्ती खुशी से, लेकिन आगे, माफ करें। दीपाली जोशी और प्रिया खन्ना जैसी सुंदर महिलाओं का छोटे भाई जैसा रिश्ता होना रोहन गुप्ता को बहुत अच्छा लगता था। कोई कर्ज नहीं, भावनात्मक कर्ज पिछली जिंदगी में बहुत था, खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ दी। इस जिंदगी में और नहीं। रोहन गुप्ता ने थोड़ा सोचकर कहा, पहले नहीं सोचा था। कंपनी के कागजी दस्तावेज बढ़ते जाएंगे, लगता है नए साल के बाद शिफ्ट करना होगा। हाँ, चिंता मत करो, ज्यादातर डिब्बे खाली हैं, अभी भरने में काफी वक्त है। और भी आर्काइव कमरे हैं, कम से कम 6 महीने तक बड़ी जगह की जरूरत नहीं। दीपाली जोशी हंसी। कंपनी नई थी, अभी कागजी दस्तावेजों का फॉर्मेट और नियम भी नहीं बने थे। अच्छा, मुझे लगा सब भरा है। रोहन गुप्ता ने शर्माते हुए हंसकर कहा। बॉस, एक सवाल है, दीपाली जोशी ने गंभीरता से कहा, जिससे रोहन गुप्ता चौंका। घबराकर पूछा, क्या हुआ? हमारी कंपनी की असली स्थिति क्या है? इससे आगे का काम आसान होगा। भविष्य में आपकी दृष्टि और लक्ष्य क्या है? जनरल मैनेजर के तौर पर मुझे जानना जरूरी है ताकि योजनाएं सही तरीके से बना सकूं। दीपाली जोशी ने गंभीरता से पूछा। रोहन गुप्ता ने राहत से हंसते हुए कहा, लगा कुछ बड़ा है। इतने गंभीर थे तो थोड़ा डर गया था। फिर रोहन गुप्ता ने भी मुस्कान हटाई और सोचकर बोलना शुरू किया। अभी मैं इस कंपनी को अपनी निजी एसेट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मानता हूं। पहला काम, मेरी सब कंपनियों की हर बात की निगरानी और समीक्षा, जैसे मानव संसाधन, वित्त, व्यवस्था, योजनाएं, रणनीतियां, सब कुछ जो कंपनी के फायदे पर असर डाले। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ सलाह और समीक्षा का अधिकार है, निर्णय और प्रबंधन का नहीं। दूसरी पार्टी से सीधे संपर्क और समस्याएं बताने का भी नहीं। तुम्हारे निष्कर्ष और सुझाव मेरी मंजूरी के बाद ही उन तक पहुंचेंगे। दूसरा काम, मेरी कंपनियों को व्यापारिक सलाह सेवाएं देना। जैसे कोई कंपनी प्रतिद्वंद्वी की जानकारी चाहे तो सीधे जासूस नहीं भेज सकते। यहां तुम्हारी भूमिका है। दूसरे शहरों या विदेशी बाजारों में विस्तार करना हो तो आगे बढ़कर जरूरी सूचना सहायता देनी होगी। तुम्हारी उपलब्धि का पैमाना मेरी कंपनियों का फायदा होगा। सार्वजनिक संबंध और दफ्तरी खर्च हटाकर हर साल उनके टैक्स बाद मुनाफे का 1 से 5% तुम्हारा बोनस होगा। काम की कमी नहीं होगी। अगले साल बेहद व्यस्त रहोगी। तीसरा और आखिरी, सिर्फ मेरी निजी सेवा, जैसे छोटे निजी लोन। ये 3 तुम्हारे भविष्य के मुख्य काम हैं। और कुछ जानना है दीपाली दीदी? सुनने के बाद दीपाली जोशी ने तुरंत जवाब नहीं दिया बल्कि पचाती रही। इरादा साफ था, स्काई सिर्फ उसकी कंपनियों और निजी काम के लिए थी। ये कारोबारी मॉडल भी काफी नया था, हर चीज की निगरानी करने वाली मैनेजमेंट कंपनी पहले नहीं सुनी थी। इससे स्काई ऊंचे स्थान पर होगी। प्रबंधन का अधिकार नहीं था लेकिन बात का कोई असर नहीं, ऐसा नहीं। जब तक रोहन गुप्ता दोनों तरफ का संतुलन बनाए रखे, बड़ी रणनीतिक गलतियां नहीं होंगी। सच में एक अच्छी प्रबंधन पद्धति है। लेकिन दीपाली जोशी और रोहन गुप्ता की अच्छाई की परिभाषा अलग थी। दीपाली जोशी को लगा ये दूसरी कंपनियों के लिए फायदेमंद है।
रोहन गुप्ता बस आलसी था, वक्त नहीं था, इसलिए पेशेवर टीम बना दी। मन तय करने के बाद दीपाली जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, लगता है आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं बॉस। लेकिन यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? क्या नियंत्रण से बाहर जाने का डर नहीं? हे, चिंता मत करो, नियंत्रण नहीं खोऊंगा, रोहन गुप्ता ने भरोसे से कहा। दीपाली जोशी की बात थोड़ी संकोचपूर्ण थी, लेकिन रोहन गुप्ता समझ गया। एक तो कंपनी में कुछ गैर कानूनी सामग्री होगी, दूसरे ये प्रबंधन मॉडल थोड़ा जोखिम भरा था, संतुलन न बना तो समस्या होगी। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए था। नियंत्रण खोना? टच सिस्टम की दुकान में दसियों हथियार हैं, आगे हजारों आएंगे। क्या युद्ध से ज्यादा नियंत्रण से बाहर कुछ है? ये तो बस एक व्यापारिक जांच कंपनी है, डर किस बात का? ठीक है, इतना आत्मविश्वास है तो ज्यादा नहीं कहूंगी, करो, मैं भी देखना चाहती हूं कि एक बड़ी शक्ति कैसे बनती है। दीपाली जोशी ने भाव बदलते हुए खुशी से कहा। कुछ दूसरे क्षेत्र जरूर होंगे, लेकिन रोहन गुप्ता का आत्मविश्वास देखकर दीपाली जोशी ने साथ देने का फैसला किया। इस पसंदीदा छोटे भाई के सपने पूरे करने में मदद करना था। अगर कुछ गलत हो तो अपनी पृष्ठभूमि से ढक सकती थी। हाँ, निश्चिंत रहो, निराश नहीं करूंगा, रोहन गुप्ता जोर से हंसा। दीपाली जोशी इस पागलपन में साथ देने को तैयार थी, ये सच में छू गया। साल के अंत में एक बड़ा लाल लिफाफा देगा। और कोई हुक्म है छोटे बॉस? दीपाली जोशी ने फिर पूछा। हाँ, लोन का काम तुम्हें पता है, आगे से अनुबंध भी तुम्हारी टीम संभालेगी, लोन के बाद जोखिम नियंत्रण भी तुम्हारे पास। ये पर्चा है, सब पुराने ग्राहकों की जानकारी, पहले उनका कॉर्पोरेट रिकॉर्ड बनाओ, आगे काम आएगा। काले निशान वाले ग्राहकों की विशेष निगरानी करनी है, जांच, मूल्यांकन और वापसी से 10 दिन पहले समय और तरीका पक्का करना। वापसी से पहले मेरी रसीद जरूर दो, समझी? रोहन गुप्ता ने जेब से पर्चा निकालते हुए कहा। पर्चे में सब पुराने लोन ग्राहकों की जानकारी थी। मौखिक जांच से मिली थी, इसलिए पूरी नहीं थी, लेकिन सिस्टम अनुशंसित ग्राहक कीमती थे। काले निशान वाले सिस्टम अनुशंसित नहीं थे, इन पर कड़ी नजर जरूरी थी। हाँ, ये तो आसान है, जल्दी करवा देती हूँ, दीपाली जोशी ने पर्चा लेते हुए कहा। और यह भी, यह मेरी कंपनियों की सब जानकारी, नियम और योजनाएं हैं। 2 काम करने हैं। पहला, इस सब का पूरा ऑडिट, व्यवस्था सही है या कमियां हैं, कहीं रिसाव तो नहीं, और अंतिम मूल्यांकन 2। अगर बेहतर तरीका हो तो और अच्छा, शायद किसी कंपनी की बैठक में भी आऊं। रोहन गुप्ता ने ईमेल में लॉग इन करके दीपाली जोशी को 100 से ज्यादा ईमेल भेजे। नियमों के अलावा शेंग टैंग अपैरल के सब विभागों की साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टें थीं। समझ गई, जल्द से जल्द टीम से ऑडिट करवाती हूँ, दीपाली जोशी ने सिर हिलाया। इसी बीच दीपाली जोशी ने शेंग टैंग की एक रणनीतिक योजना खोली और हैरान रह गई। नए साल के बाद 3 करोड़ का निवेश और शाखाएं खोलने की बात थी। उम्मीद नहीं थी कि रोहन गुप्ता इतने खुलकर पैसे लगाएगा। ये देखकर उसका विश्वास और मजबूत हुआ। सुंदर, अमीर, करिश्माई और भरोसा करने वाला बॉस, दीपाली जोशी को दुनिया की सबसे ऊंची जगह होने का एहसास था। अपनी आंखों के सामने एक जीता जागता करोड़पति देखकर दीपाली जोशी ने मौका नहीं छोड़ा। पहले सोचती थी कि रोहन गुप्ता अमीर घर का लड़का है, माँ पिताजी की संपत्ति कुछ करोड़ होगी। लेकिन अब समझ आया, ये बच्चे के लिए दसियों करोड़ आराम से फेंक रहा है। अरबपति से कम नहीं। संपर्क और पृष्ठभूमि थी, लेकिन अपने लोगों की जांच पसंद नहीं थी, खासकर रोहन गुप्ता जिसे छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। दीपाली जोशी झट से उठी और रोहन गुप्ता के पीछे आ गई। कंधे पर हाथ रखा, चेहरे पर पैसे मिलने जैसी मुस्कान थी। पूरी कोशिश करने का फैसला किया। प्यारे छोटे भाई और बॉस रोहन गुप्ता, नहीं पता था इतने अमीर हो। कंपनी में थोड़ा निवेश कर दो, दीपाली जोशी ने कंधा दबाते हुए मीठी और नाज भरी आवाज में कहा। रोहन गुप्ता हड़बड़ाकर उठा और दीपाली जोशी के हमले से बच निकला। न सिर्फ उसका भाव और लहजा, बल्कि कंधा दबाना, इससे भी घबराया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो गुदगुदाहट बर्दाश्त नहीं कर पाता था, खासकर कंधे पर। टीवी पर लोगों को मालिश का मजा लेते देखकर हमेशा अजीब लगता था। पिछली जिंदगी में जब आर्यन पटेल मसाज पार्लर ले गया तो अजनबियों के छूने से हमेशा असहज हुआ। दीपाली जोशी से परिचित था, लेकिन इस तरह के स्पर्श की आदत नहीं थी। खुजली और बेचैनी हुई।
दीपाली दीदी, थोड़ा सभ्य तरीके से बात नहीं कर सकते? मत छुओ, पैसों की बात जरूर होगी, रोहन गुप्ता ने बेचैन चेहरे के साथ कहा। दीपाली जोशी की चाल से सच में डर गया था। दीपाली जोशी ने पैर पटका और कुर्सी पर वापस बैठ गई। दुखी स्वर में बोली, एहसान फरामोश, इतने लोग इस तरह के मजे के लिए तरसते हैं और तुम मुंह फेरते हो। अब मैं तुमसे नाराज हूं। बेशक दिल से नहीं कहा था, अंदर से खुशी थी। रोहन गुप्ता और दिलचस्प लग रहा था। गुदगुदाहट, बढ़िया हथियार मिला, आगे बहुत मजा होगा। रोहन गुप्ता इस खेल में नहीं पड़ा। विषय बदला, बैठकर पानी पिया, मन ठंडा किया और बोला, वैसे दीपाली दीदी, कंपनी में अभी कितने पैसे बचे हैं? यह विषय सुनते ही दीपाली जोशी ने शरारत बंद की। दराज से एक दस्तावेज निकाला। ये खर्च की रिपोर्ट है, देखो, लगभग 80,000 बचे हैं। दफ्तरी सामान, भर्ती और बाकी खर्चों में बहुत लग गया। बाहर जो दिखता है वो एक हिस्सा है, 10 और कंप्यूटर आने बाकी हैं। खासकर 2 सव, मुख्य और बैकअप 21,000 में पड़े। रोहन गुप्ता ने दस्तावेज लिया और बिना देखे रख दिया। भरोसा था कि दीपाली जोशी इस पैसे की परवाह नहीं करेगी और चरित्र पर भी भरोसा था। ठीक है, बाद में 5 लाख और ट्रांसफर करूंगा, किफ़ायत से इस्तेमाल करना, रोहन गुप्ता ने थोड़ा सोचकर कहा। शेयर खरीदने के बाद 4,10,000 बचे थे। हनुमान सिंह से लड़ाई में 4 लाख और लिए तो कुल 8,10,000। 5 लाख कंपनी को देने के बाद बस 20,000 से थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन चिंता नहीं, अभी बड़े खर्च नहीं थे और निजी कोटे से कुछ लाख ले सकता था। दीपाली जोशी बेहद खुश हुई। रोहन गुप्ता का ये भरोसा अच्छा लगा। खुशी से बोली, हे कोई बात नहीं, शुरुआत में सामान की वजह से थोड़ा ज्यादा लगा, आगे बड़े खर्च नहीं होंगे। ये 5 लाख 2-3 महीने आराम से चलेंगे। ठीक है, कम पड़े तो बात करना। और कुछ है दीपाली दीदी? रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। दीपाली जोशी ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाया। खास कुछ नहीं, अभी पूरी टीम नहीं बनी। जो असिस्टेंट मैनेजर रखा है वह आज फिर छुट्टी पर है। अगली बार परिचय करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। नए साल से पहले किसी दिन मिलकर बैठते हैं, कंपनी के सब प्रतिभाशाली लोगों से जान पहचान हो जाए। रोहन गुप्ता मुस्कुराते हुए उठा। ठीक है, हाथ हल्के बॉस। इस महीने की 31 तारीख को रखते हैं? जानती हूँ अगले महीने की शुरुआत में बहुत व्यस्त होगे, दीपाली जोशी ने हंसते हुए कहा। रोहन गुप्ता ने सोचा, सही था। अगले महीने स्कूल की छुट्टी, घर जाने की तैयारी और शेन टैंग का सालाना मिलन, सब होगा। पहले ही तय करना बेहतर। बोला, ठीक है, 31 की रात अच्छी जगह खाना। कोई बात नहीं, दीपाली जोशी ने माना। खाने का जिक्र होते ही दीपाली जोशी के मुंह में पानी आ गया। ये रोहन गुप्ता ने देखा और मन में सोचा, एक और खाने की दीवानी। ठीक है, काम करो, अब जाता हूँ, रोहन गुप्ता ने कहा। छोड़ने चलती हूँ। दफ्तर के सब कर्मचारियों को अब पता था कि रोहन गुप्ता बड़े बॉस हैं। सब पहले से ज्यादा व्यस्त दिखने लगे। ये देखकर रोहन गुप्ता हैरान था, क्या वो सच में इतना डरावना है? अरे सुंदर भाभी, एक वेब पेज बार बार खोलते बंद करते थक नहीं गई? और वो हैंडसम भाई, दूर से भी दिख रहा है। बॉस इतने छोटे हैं, 3 बार टाइप किया है। वाह, बॉस का रुतबा सच में जबरदस्त है। दीपाली जोशी रोहन गुप्ता को इमारत के नीचे तक छोड़कर वापस काम पर गई। रोहन गुप्ता का दिया काम छोटा नहीं था। ओवरटाइम का ख्याल आया लेकिन तुरंत खारिज कर दिया। कर्मचारी ओवरटाइम करें तो ठीक, मैं क्यों? ला आलसी नींद लेनी है। ... रोहन गुप्ता ने पूरी सुबह की छुट्टी ली थी। स्कूल वापस जाने का समय नहीं था, इसलिए शेन टैंग अपैरल चला गया। शेयरों की हालत देखने, थोड़ा इंटरनेट चलाने और दोपहर में मामा के घर खाना खाने का सोचा। बोरियत से बचने के लिए ढेर सारे नाश्ते और फल खरीदे। खाने के दीवाने होने की आदत लग जाती है, भूख हो या ना हो, मुंह में कुछ चाहिए। रोहन गुप्ता रोक सकता था लेकिन क्यों? शरीर को नुकसान नहीं, मोटापा नहीं, स्वाद मिलता है। रोकना बेवकूफ़ी है। कंपनी में घुसते वक्त दूसरी मंजिल से हमेशा की तरह शोर आ रहा था। कभी कभी हैरानी होती, फैशन डिज़ाइनर टीवी में चुपचाप डिज़ाइन करते दिखते हैं, यहाँ ये हाल क्यों? दफ्तर छोटा है शायद। खैर, परवाह नहीं, झंझट नहीं लेना। कर्मचारियों का सक्रिय रहना अच्छा है जब तक काम होता रहे। मुर्दे जैसी कंपनी भी नहीं चाहिए।
और प्रिया खन्ना एक पेशेवर ये सहन कर रही हैं तो समस्या नहीं होगी। रोहन गुप्ता ने कदम तेज किए। दूसरी मंजिल पर लड़कियों ने देख लिया तो नाश्ते का बड़ा हिस्सा चला जाएगा। ये बहनें बॉस की परवाह नहीं करती जब नाश्ता दिखे। पहले ही रुतबा नहीं बनाया, अब क्या करें? इन लुटेरों से उलझ नहीं सकते तो बचो। उन पर नाराज होने का मन भी नहीं होता। कोई बुरी नीयत नहीं। इन सुंदरियों के पास एक जबरदस्त हुनर है, नाज नखरे, और रोहन गुप्ता का इस हुनर के सामने प्रतिरोध लगभग शून्य है। तो रोहन गुप्ता चोर की तरह अपने भव्य दफ्तर में घुसा। सुनील चौहान पीछे नहीं आया बल्कि प्रशिक्षण कक्ष गया। आजकल बहुत मेहनत कर रहा था। एक दिन रोहन गुप्ता को हराने का सपना था। रोहन गुप्ता को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ऐसा प्रतिद्वंद्वी चाहिए था जो सीमा तक धकेले। लेकिन हकीकत क्रूर थी। ठीक है, ज्यादा सोचना बंद। कंप्यूटर चालू किया, कुट्टू की चाय बनाई, आरामदेह बॉस की कुर्सी पर बैठा, आलू के चिप्स का पैकेट फाड़ा और खाने लगा। स्वादिष्ट। हाल के दिनों में शेयरों के पीछे के बड़े खिलाड़ियों ने पूंजी जमा करना लगभग पूरा कर लिया था। बार बार के झटकों और अफवाहों से असमंजस में पड़े निवेशक बाहर हो गए थे। जो बचे थे वे या तो अडिग निवेशक थे या रोहन गुप्ता जैसे चूहे गोदाम जो उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करते। पूंजी जमा करने का लक्ष्य पूरा होने पर बड़े खिलाड़ियों ने जनमत बदलना शुरू किया। तेजी का दौर शुरू हुआ। विशेषज्ञ अफवाहें खारिज करने लगे। कंपनियों के अंदर के लोग समर्थन में आए। एक एक करके सब निकले। एक भव्य नाटक था। जिन निवेशकों ने पहले बेचा था वे हैरान थे। कुछ घाटा पूरा करने के लिए फिर खरीदने लगे। इन सुनियोजित चालों को देखकर रोहन गुप्ता को गहरा महसूस हुआ। देश के छोटे निवेशकों के लिए मुश्किल है। बड़े खिलाड़ी उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। पहले की जानकारी है, ताकतवर पूंजी है, बात का अधिकार है। नकली खबरें भी खरीद सकते हैं। जुए की मेज पर खुलेआम धोखा। लेकिन ये कानूनी धोखा है। समझ नहीं रखने वाले छोटे निवेशक बार बार कटते हैं। क्या छोटे निवेशकों का शेयरों में पैसे कमाने की चाह रखना गलत है? बेशक गलत है। लालच मूल पाप है। जुए की मेज पर बैठने के बाद सही गलत नहीं, बस किस्मत। बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, पूंजी बाजार का मूल नियम। अपनी जगह पहचानो। छोटी मछली हो तो बेवकूफ़ी से जोखिम मत लो। वैसे सही तरीका हो तो शेयर बाजार में पैसे कमाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। देश के शेयर बाजार में अगर आम निवेशक पैसे कमाना चाहें तो मुश्किल है, तो सच में बहुत मुश्किल है। घाटा न हो यही बड़ी बात है। आखिरकार 80% घाटे में 10% बराबर और बाकी 10% ही कमाते हैं। ये लगभग लोहे का नियम है। कभी कभी 90% से ज्यादा भी घाटे में होते हैं। सारी बड़ी पूंजी छोटे निवेशकों के बटुए पर नजर गड़ाए है, हर तरकीब से पैसे निकालती है। इन तरकीबों की जटिलता, चालाकी और निरंतर बदलाव देखकर वह लगन और मेहनत प्रेरणादायक से ज्यादा छूने वाली है। लेकिन अगर आम इंसान इसमें पैसे कमाना चाहे, आसान है तो सच में बहुत आसान है। सबसे सरल तरीका, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। कुछ लोग कहेंगे, ये तो बेकार बात है। शेयर में सस्ते महंगे से पैसे मिलते हैं, ये तो सब जानते हैं। बताने की क्या ज़रूरत? लेकिन जब भी कोई बात देखो या ज्ञान लो, तह तक जाना ज़रूरी है। वरना मत देखो, मन की शांति बेहतर है। सार सच है, शब्द बस दिखावा। जैसे हमारे पूर्वजों की अनगिनत अच्छी कहावतें हैं। कुछ लोग इन पर चलकर सफल हो जाते हैं। लेकिन क्या इन जीवन सत्यों पर किसी का एकाधिकार है? जाहिर नहीं। ये तरीके दुनिया में व्यापक हैं, चाहे वर्ग हो, क्षेत्र हो, नस्ल हो। फिर ज्यादातर लोग मनचाही जिंदगी क्यों नहीं पाते? कोई झूठा ज्ञान या झूठी विधि? जाहिर नहीं। समझने की गहराई का फर्क है। मानव बोध के 3 स्तर होते हैं। पहला, पहाड़ देखो तो पहाड़ है, पानी देखो तो पानी है। दूसरा, पहाड़ देखो तो पहाड़ नहीं है, पानी देखो तो पानी नहीं है। तीसरा, पहाड़ देखो तो फिर भी पहाड़ है, पानी देखो तो फिर भी पानी है। सब कहावतों, सिद्धांतों और सत्यों को अभी शॉर्टकट कहते हैं। सवाल उठता है, इन शॉर्टकटों का शाब्दिक अर्थ पहला स्तर है। आम लोग दूसरे स्तर पर अटके रहते हैं या उसकी तरफ दौड़ते हैं। असली सच तीसरे स्तर में है। तोड़ने के बाद ही खड़े होते हैं, चरम बिंदु पर बदलाव आता है। एक साधारण सत्य लेते हैं, सत्यमेव जयते।
बचपन में समझ आता है, बुरे लोग अच्छे नहीं जीत सकते, न्याय बुराई पर जीतेगा। अर्थात गलत मत करो, सही मूल्य रखो। ये पहला स्तर है। लेकिन उम्र और तजुर्बे के साथ सवाल उठने लगते हैं। वो अमीर घर में पैदा हुआ, बिना मेहनत के सब मिला, क्यों? परीक्षा में नकल करने वाले मुझसे ज्यादा नंबर लाते हैं, क्यों? जुगाड़ से सरकारी नौकरी मिली, क्यों? चापलूसी करने वाला मेरा बॉस बन गया, क्यों? ये सवाल स्थापित धारणाओं को तोड़ते हैं, लोग दूसरे स्तर पर आ जाते हैं। लगता है समाज में बुरे ही राज करते हैं, कोई उम्मीद नहीं, सिनिकल हो जाते हैं। तो क्या सत्यमेव जयते गलत है? जाहिर नहीं, वरना इतने समय तक न टिकता। समस्या कहाँ है? दरअसल समस्या लोगों के दिलों में है, योग्यतम की उत्तरजीविता की अधूरी समझ में। एक सरल उदाहरण, 50 छात्रों की कक्षा में परीक्षा होती है। सही रास्ता काबिलियत से टॉप 20 में आना, बुरा रास्ता नकल से टॉप 20 में आना। तो जो काबिल नहीं थे और नकल भी नहीं की, वे किस रास्ते पर थे? न सही न बुरा, तो फिर क्या? एक और उदाहरण, सरकारी नौकरी की परीक्षा। सही रास्ता काबिलियत से पास करना, बुरा रास्ता जुगाड़ और पैसे से जगह पाना। फिर वही सवाल, जो न इसमें आए न उसमें, वे किस रास्ते पर थे? रोहन गुप्ता की नज़र में सत्यमेव जयते का तीसरा स्तर यही है, ज्यादातर लोग सही रास्ते पर नहीं हैं। सही रास्ता क्या है? परीक्षा में हमेशा टॉप रहना, काबिलियत से जीवन में आगे बढ़ना। जब तुम खेल रहे थे तब किताब पढ़ने वाले, जब टीवी देख रहे थे तब पढ़ने वाले, यह सही रास्ते पर हैं। बुरा रास्ता नकल, जुगाड़, चापलूसी। इसीलिए बहुत से लोग सत्यमेव जयते पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वे खुद को सही रास्ते पर मानते हैं। ये बहाना बन जाता है, देखो समाज में अंधेरा है, मेरी गलती नहीं। अगर काबिलियत से पास न हो और नकल का रास्ता भी नहीं, तो सही रास्ते वाले उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। वे अंतिम सही नहीं हो सकते। रोहन गुप्ता की नज़र में या तो सही रास्ते पर चलो या बुरे रास्ते पर, वरना कोई रास्ता नहीं। बिना मेहनत के जीना चाहने वालों को खुद से ही धोखा हो रहा है। अनगिनत ज्ञान की बातें लोग बस दूसरे स्तर तक समझते हैं। गहरी उत्तेजना और चिंतन के बिना तीसरे स्तर तक पहुंचना आसान नहीं। कुछ संकेतों, लेखों या भाषणों से ऊंचे वर्ग का शॉर्टकट ढूंढने वाले सपने देख रहे हैं। जैसे सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, 10 लोगों के 10 अर्थ होंगे। लेकिन जो सच में समझते और सोचते हैं वे इन 4 शब्दों से मुनाफा कमाते हैं। इन 4 शब्दों को सच में समझ लो, शेयर बाजार में घाटा नहीं होगा। तरीका, जब तक सही कीमत न मिले मत बेचो, और खरीदो तब जब कीमत बहुत गिर जाए। हे बेतुका तरीका लगता है, लेकिन जो सच में समझते हैं उनके लिए यह हमेशा काम करता है। सबसे जरूरी, अपना सिद्धांत बनाओ। भीड़ के पीछे चलने वाले डूबते हैं। बात खत्म। ... पेशेवरों द्वारा तैयार ऑनलाइन खबरें और तथाकथित विशेषज्ञों की टिप्पणियां ध्यान से पढ़कर रोहन गुप्ता को लगा, दुनिया में झूठ ही झूठ है, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। सबसे बेचारे छोटे निवेशक हैं जो बड़े खिलाड़ियों और खुद अपनी गलतियों से लुटते हैं। पहले उपन्यासों में नायक का शेयर बाजार से अमीर होना अच्छा लगता था, लेकिन अब उतना मजा नहीं, छोटे निवेशकों का पैसा काटना है। क्या फर्क? समय पहले से मुश्किल है, फिर भी एक दूसरे को तकलीफ। छोटे निवेशकों से पैसे लेने पर रोहन गुप्ता को थोड़ा अपराधबोध हुआ। ठीक है, जानता था कि फिर दयालु दिल जाग उठा। ये बीमारी है, इलाज चाहिए। बैंकर को ये फालतू दया नहीं चाहिए। पैसे वापस तो हो नहीं सकते। छोड़ो, ये सब सोचकर मन खराब होता है। अच्छा, कोई गेम खेलते हैं। रोहन गुप्ता ने एक गेम का प्राइवेट सर्वर डाउनलोड किया और खेलने लगा। ऑफिशियल वर्जन में पैसे और वक्त बर्बाद, प्राइवेट सर्वर कहीं ज्यादा मजेदार। दोपहर तक रोहन गुप्ता उस प्राइवेट सर्वर पर सबसे ताकतवर बन चुका था। 1000 रुपये रिचार्ज किए और हर झटके में लेवल अप, हर झटके में शानदार सामान मिला। बहुत मजा आया। लेकिन अजेय होने के बाद मजा खत्म हो गया। दोपहर भी हो चुकी थी। रोहन गुप्ता ने कंप्यूटर बंद किया और मामा के घर खाना खाने चल दिया। लेकिन जैसे ही सीढ़ियां उतरी, फोन आया। रोहन गुप्ता ने फोन निकाला, ललित भाई का नंबर देखकर भौं सिक उड़ी। क्या काम होगा? इस साल का डॉलर का लेन देन तो पूरा हो चुका था। खाने का न्योता? ये हो सकता है, मामा के घर से जाते वक्त ललित भाई ने खाना खिलाने की बात कही थी। जो भी हो, जल्दी पता चल जाएगा।
रोहन गुप्ता एक शांत कोने में आया और फोन उठाया। ललित भाई हैं? ये बेकार सवाल पूछने पर मत हंसो, एक बार बंदर ने फोन किया था, इसलिए पुष्टि करना बेहतर था। हाँ मैं हूँ। रोहन, अभी बात हो सकती है? ललित भाई की जोरदार हंसी फोन पर आई। बिल्कुल, क्या बात है? रोहन गुप्ता थोड़ा सतर्क हो गया, उम्मीद थी कि डॉलर के लेन देन में कोई गड़बड़ी ना हो। बात यह है कि अंकल को अचानक $1 करोड़ की जरूरत पड़ी। क्या कल दोपहर तक दे सकते हो? ललित भाई ने पूछा। वह भी थोड़ा चिंतित थे। पिछली बार तय हुआ था कि इस साल का आखिरी लेन देन था, लेकिन कुछ दिनों में जरूरत पड़ी। इतनी आसान कमाई हाथ से जाने देना ठीक नहीं। बस यही बात थी। ललित भाई डरा दिया। $1 करोड़, कोई बात नहीं। दोपहर में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तुरंत इंतजाम हो जाएगा। रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। डॉलर में कोई समस्या नहीं थी, भागने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सुनकर ललित भाई खुश हुए। बहुत बढ़िया रोहन, इस बार बड़ा एहसान हुआ। 8.5 का भाव दूंगा इस बार। इस लेन देन से 10-20 लाख का घाटा भले हो, लेकिन अंतर्निहित लाभ इससे कहीं ज्यादा है। जिस तरफ से डॉलर आए, वह देशी संपर्क से बहुत ऊपर है। हे, शुक्रिया ललित भाई। रोहन गुप्ता हंसा। कोई बात नहीं। फोन रखकर रोहन गुप्ता ने हिसाब लगाया। इस बार पूरे 50 लाख रुपये मिलेंगे। बुरा नहीं, इस जिंदगी में जहां सब सही चल रहा है, कम मेहनत में अच्छी कमाई। थोड़ा जोखिम तो है, लेकिन पानी पीने में भी घुटन हो सकती है। कुछ गलत हो तो भाग जाएंगे, कमीने। ये सोचते ही रोहन गुप्ता ने खुद को कोसा। डॉलर के हर लेन देन में इतना सोचता था, नतीजा हमेशा यही, भागना। लगता है भागने की सोच अब आदत बन गई है। कमाल है। बाद में सुनील चौहान ने रोहन गुप्ता को मामा के घर छोड़ा। लगता था ललित भाई को सच में जल्दी थी। रोहन गुप्ता ने अभी चॉपस्टिक उठाई ही थी कि सिस्टम की सूचना आई, 8.5 करोड़ रुपये खाते में। रोहन गुप्ता ने तुरंत सिस्टम खाते में ट्रांसफर किए। ये 50 लाख शेयर बाजार में दोबारा लगाने का ख्याल आया, लेकिन तुरंत छोड़ दिया। लगाए भी तो कुछ लाख ही और मिलते, अब इतनी छोटी रकम में मजा नहीं। अगले महीने शेयर बाजार से बड़ी निकासी और $1 रुपये के जोखिम मुक्त आर्बिट्राज का इंतजार था। अभी कुछ करोड़ की खास जरूरत नहीं। 22 जनवरी, शनिवार। रोहन गुप्ता ने दोपहर की 2 क्लास की छुट्टी ली। सुनील चौहान ने कंपनी छोड़ा और रोहन गुप्ता अकेले ललित भाई के यहां डॉलर पहुंचाने चला। सुनील चौहान को समझ नहीं आया, लेकिन सवाल नहीं किया। इस वक्त उसके मन में बस एक बात थी, ताकत बढ़ाओ और रोहन गुप्ता को हराओ। एक योद्धा पीछे नहीं रह सकता। हनुमान सिंह भी हाल में कड़ी मेहनत कर रहे थे, अकेले रोहन गुप्ता को हराना चाहते थे। हर बार 1v1 में लड़ने पर समझ आता था कि निर्दोष का क्या मतलब है। रोहन गुप्ता बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, लेकिन डर नहीं था। इस दौर में ऑडी A6 नेताओं की गाड़ी मानी जाती थी। ऐसी गाड़ी वाले या तो अमीर होते हैं या ताकतवर, ट्रैफिक पुलिस शायद ही रोकती। पिछली बार ललित भाई के यहां अकेले जाने पर हमेशा घबराहट रहती थी, धोखे का डर। लेकिन ताकत बढ़ने और दुकान खुलने के बाद अब डर नहीं। पिछली सावधानी याद करके मुस्कान आ जाती थी। बस एहतियात के तौर पर विला क्षेत्र में घुसने के बाद ही पैसे डॉलर में बदले। रोहन गुप्ता ने ललित भाई के विला के आंगन में गाड़ी खड़ी की। हमेशा की तरह ललित भाई और उनका दल दरवाजे पर इंतजार में था। रोहन, ये तुम्हारी गाड़ी है? ललित भाई आगे बढ़कर बोले। पहले उधार की गाड़ी लाता था, यह नई लगती थी, पर खुद की है या नहीं? जी, महीने की शुरुआत में खरीदी, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ली? पैसों की जरूरत हो तो अंकल दे सकता है। ललित भाई ने मजाक किया। खुद भी ऑडी A6 पसंद थी। इस स्तर पर पहुंचने के बाद कीमत नहीं, खुद की पसंद देखते हैं। गराज में एक ऑडी A6 थी, दोस्तों से मिलने पर निकालते थे। लेकिन सोचा था कि रोहन गुप्ता की उम्र में चमकदार और महंगी गाड़ी पसंद होगी। शुक्रिया ललित भाई, ये गाड़ी अच्छी है। महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकता ऐसा नहीं, बस कम प्रोफाइल पसंद है। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा। पिछली जिंदगी में 30 के करीब था, पैसे कम थे लेकिन तजुर्बा था। जो गाड़ी वाकई पसंद हो वो बहुत कम थी। स्पोर्ट्स कार, बेआरामदेह, दिखावे के लिए या लड़कियां पटाने के लिए, कोई रुचि नहीं। वापसी के बाद इतना देखा कि दिलचस्पियां बदल गईं।
दुकान खुलने के बाद गाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं बची। आगे दिखाना हो या रोमांच चाहिए तो फाइटर जेट उड़ाएगा, टैंक या बख्तरबंद गाड़ी चलाएगा। इन नाजुक गाड़ियों से दिखावा? बिल्कुल मज़ा नहीं। ललित भाई को रोहन गुप्ता की इस जटिल सोच का पता नहीं था। कम प्रोफाइल वाली बात सुनकर और इज्जत बढ़ी। तारीफ की, इतनी कम उम्र में इतनी समझ हैरान करती है। मेरे ज़माने में नेता संतरों चलाते थे, लग्जरी गाड़ी होते हुए भी नहीं चला सकता था। सच में कम प्रोफाइल रखना ज़रूरी है। जो उठे वो कटे, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, यही सोचता हूँ। लीजिए, ज़ैड डोंग, बंदर भाई। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया और दोनों बड़े थैले आगे बढ़ाए। ज़ैड डोंग और बंदर ने बिना कुछ कहे चुपचाप थैले लिए और विला के अंदर चले गए। रोहन गुप्ता और ललित भाई भी पीछे से गए। अंदर आने के बाद ललित भाई ने चाय बनाई और मुस्कुराते हुए दी। रोहन, लो, ये दाहों पाव है जो मुझे मुश्किल से मिली। एक चुस्की लो। दाहों पाव? रोहन गुप्ता को थोड़ी उत्सुकता हुई। चाय का शौक नहीं था, लेकिन इस ऊंचे दर्जे की चाय के बारे में जिज्ञासा थी। ललित भाई की दाहों पाव मूल पेड़ से नहीं होगी, लेकिन कम से कम असली दाहों पाव तो होगी। आम लोगों के लिए ये किंवदंती में ही मिलती है। रोहन गुप्ता ने जल्दी से प्याला उठाया और एक घूंट लिया, आंखें बंद करके स्वाद लिया। सच में चाय की महक है और काफी सुगंधित है। इससे ज्यादा कोई एहसास नहीं। पेशेवर नहीं है इसमें, और चाय का फर्क कैसे समझे? बाकी चाय से ज्यादा अलग नहीं लगी, या यह नकली है? एक और घूंट लेकर रोहन गुप्ता ने कहा, हाँ, बुरी नहीं, लेकिन कमाल भी नहीं। बाकी चाय से थोड़ा अलग स्वाद है, कोई जादू नहीं। ललित भाई, क्या बनाने का तरीका गलत था? जो लगा वही कहा, झूठी तारीफ नहीं करता। सच में बहुत खास नहीं लगी। कहीं ललित भाई को ठगा तो नहीं गया? बोलने के बाद शक से देखा। हाँ, रोहन, सच बोलते हो। यही पसंद है। सही कहा, दाहों पाव जरूरी नहीं कि बहुत स्वादिष्ट हो, बस उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। अंकल पक्का बता सकता है, यह असली दाहों पाव है, कलमी नहीं। चाय के शौकीन होने के बाद भी कुछ असाधारण या जादुई नहीं लगा, बस दुर्लभ और खास है। सीधे कहूं तो लोग ये चाय नवीनता और दुर्लभता के लिए पीते हैं। अंकल जानता है कि दूसरी चाय को प्रक्रिया करके बहुत मिलता जुलता स्वाद बनाया जा सकता है। इससे अंदर का खेल समझो, सब फायदे के लिए। ज्यादा नहीं कहूंगा, खुद सोचो। ललित भाई हंसे। हे, सच है। दुर्लभ चीजें ऐसे ही हैं, अगर हाइप न करें तो मुनाफा कहाँ से? रोहन गुप्ता ने सहमत होते हुए कहा। बाद में तो हर चीज को दवाई जैसा बेचा जाएगा, खाओ तो सब बीमारियां ठीक। रोहन गुप्ता को घिन आती थी। लगभग हर चीज कैंसररोधी होगी। हर चीज के फायदों की लंबी सूची। आम लोग असली नकली नहीं पहचान सकते, हर तरफ से जानकारी की बमबारी झेलते हैं। विशेषज्ञ भी खरीदे जा सकते हैं। कमाल है, अगर इस जिंदगी में भी वो सर्च इंजन बेशर्मी से पैसे लेकर ऊपर दिखाता रहा और झोला छाप अस्पताल आगे आए, तो रोहन गुप्ता उसे सबक सिखाएगा। पिछली जिंदगी में बेशर्म अस्पताल खुलेआम पैसे लूटते थे, तथाकथित बुजुर्ग विशेषज्ञ, आकर्षक नाम और मनमाना शुल्क। घिनौना था। टीवी पर बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले विज्ञापन, नकली अभिनेता, झूठे दावे। भोले भाले बुजुर्ग न सिर्फ पैसे बर्बाद करते बल्कि स्वास्थ्य भी जोखिम में डालते। ज्यादातर उत्पाद हानिरहित तो थे, लेकिन कोई गुण नहीं, और असली इलाज में देरी होती। सीधे कहें तो ये बेरहम व्यापारी सिर्फ पैसे नहीं लूटते बल्कि जानें भी खतरे में डालते हैं। इन्हें पकड़ा जाना चाहिए। रोहन गुप्ता ये भी चाहता था कि स्मार्ट मेडिकल केयर जल्दी आए। बड़े डेटा के साथ चिकित्सा संसाधनों का दबाव बहुत कम हो सकता है। असल में बहुत सी बीमारियों का मानक इलाज है। पश्चिमी चिकित्सा का मुख्य फायदा यही है, व्यापक प्रसार और परीक्षण। एक डॉक्टर का तजुर्बा कुछ दर्जन या सैकड़ों मरीजों तक सीमित है। लेकिन बड़े डेटा युग में स्मार्ट सिस्टम लाखों मामलों पर आधारित होगा, गलत निदान की संभावना बेहद कम। मशीन से चिकित्सा संसाधनों का बोझ भी बहुत कम होगा। रोहन गुप्ता जानता था कि यह हो रहा था, पिछली जिंदगी में छोटे पैमाने पर भी नहीं देखा था। भविष्य में रोहन गुप्ता दवाई के उद्योग में होगा। बड़े बैंकर दवाई बेचने में कैसे रुचि न लें? इतना पैसा है, लंबी उम्र चाहिए तो? जाहिर है, जितना अमीर उतना मौत से डर। तो क्या करेंगे? बेशक खुद की दवाई कंपनियां और लैब बनाएंगे, जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अरबों लगाएंगे, दीर्घायु और शायद अमरत्व के रहस्य खोजने की कोशिश।
अनुमान से भी हर बैंकर हर साल कम से कम $1 अरब इसमें लगाता है। कल्पना करें तो दसियों या सैकड़ों अरब भी हो सकते हैं। जीव विज्ञान और वायरस अनुसंधान केंद्रों को इतना बड़ा दान कहाँ से आता है? इतने व्यापारी बिना मतलब पैसे नहीं बहाते। यह अमीरों की जिंदगी की खोज का संकल्प है, बिल्कुल वैसे जैसे हर सम्राट अमर होना चाहता था। अमरत्व की चाह इंसान के दिल में गहरी है, टीवी और फिल्मों में भी यही दिखता है। रोहन गुप्ता भी इस प्रलोभन से बच नहीं सकता। सिर्फ उम्र नहीं, अपनों का भविष्य, ताकत और प्रभाव, कोई पीछे नहीं छूटना चाहता। रोहन गुप्ता का अनुमान था कि वैश्विक स्तर पर जीवन विस्तार में हर साल $5 खरब से कम नहीं लगता। दोगुना भी उचित अनुमान होगा। दवाई कंपनियों और जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में निवेश की योजना, यह आगे। अभी कुछ तात्कालिक काम थे। ललित भाई, कोई बड़ा निजी लोन देने वाला जानते हैं? रोहन गुप्ता ने पूछा। अगले महीने शेयर बाजार से पैसे निकालने के बाद 3 करोड़ शेंग टैंक में लगाने के बाद भी कुछ करोड़ बचेंगे। लेकिन यूरो डॉलर आर्बिट्राज के लिए 1 करोड़ यूरो चाहिए, मतलब 7-8 करोड़ रुपये उधार लेने होंगे। 2% मासिक ब्याज हो तो भी कोई बात नहीं, एक दिन की कमाई 2 महीने के ब्याज से ज्यादा होगी। ब्याज की परवाह नहीं। पहले फाइनेंसिंग चैनल ढूंढना था और पहले से संपर्क करना था। शेयर बाजार से पैसे आते ही काम शुरू। रोहन गुप्ता को बड़ी रकम आने का इंतजार था, पैसों में डूबने का एहसास कैसा होगा ये देखना था। बैंक लोन की प्रक्रिया लंबी है। 3 करोड़ लगाने के बाद भी 20 लाख मिले तो गनीमत। छोटी कंपनियों से उनके पास इतना होगा नहीं और इतनी बड़ी रकम के लिए गारंटी चाहिए। ललित भाई से पूछना सही था, वे बहुत लोगों को जानते हैं और गारंटी देने की भी सोच रहा था। रोहन, क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? पिछले निवेश में कोई दिक्कत तो नहीं? ललित भाई ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुक तो थे और एक बेवकूफ सवाल भी पूछ लिया। अगर नुकसान भी होता तो बताते नहीं। पहले ही 3 करोड़ उधार लिए थे और अब फिर जानना जरूरी था। सख्ती से कहें तो अभी भी ललित भाई का ही पैसा था। नहीं ललित भाई, चिंता मत करिए। पिछला निवेश अच्छा चल रहा है, अगले महीने के अंत तक निकल आएगा। ये लोन नए साल के बाद के निवेश के लिए है, जल्दी कमाई और 2 महीने का काम पहले से तैयार करना था ताकि बाद में झंझट न हो। रोहन गुप्ता ने सच बताया। ललित भाई का सवाल गैर वाजिब नहीं था। कोई गारंटी नहीं, कोई अनुबंध नहीं, सब जबानी भरोसे पर। पिछले 3 करोड़ वापस होने से पहले और उधार पूछना स्वाभाविक था। ठीक है, राहत मिली। इस बार कितना चाहिए, अंकल देगा? ललित भाई ने राहत से जवाब दिया। पिछले निवेश में दिक्कत नहीं। ये सुनकर ललित भाई ने 80% यकीन किया। रोहन गुप्ता के इतिहास, पृष्ठभूमि और तर्क पर आधारित व्यापारी के लिए 80% बहुत ऊंचा है। किसी और को, चाहे बहुत परिचित व्यापारी हो, ललित भाई इस तरह नहीं देते। लेकिन रोहन गुप्ता अलग था। उम्र भले कम हो लेकिन पीछे की ताकत कमजोर नहीं। सामने के लाखों डॉलर ताकत का ठोस सबूत हैं। पिछले 3 करोड़ बाकी होने के बाद भी और उधार देना कोई बड़ी बात नहीं। और जितना ज्यादा उधार, उतना गहरा रिश्ता। रोहन गुप्ता जैसे संपर्क वाले दोस्त होना बहुत बड़ी गारंटी है। भविष्य में वो बड़े इंसान का साथ मिलेगा, प्रांत में कोई नहीं छू पाएगा। इस बार 8 करोड़ रुपये चाहिए, 2 महीने के लिए। डर था कि ललित भाई के विकास के पैसे न रुक जाएं। रोहन गुप्ता ने झिझकते हुए कहा। ये सच था। पहले सोचा था कि ललित भाई को गांटा बनाकर पेशेवर लेनदारों से लूंगा। लेकिन ललित भाई के घर में भी बहुत मुंह हैं और पैसे बहुत जगह लगते हैं। कोई बात नहीं, 8 करोड़ तो कुछ भी नहीं। अंकल डूबने वाला नहीं है। इस स्तर पर 7-8 करोड़ आराम से इधर उधर होते हैं। ललित भाई ने सुनकर हंसते हुए जवाब दिया। सामने पड़े डॉलरों के ढेर के सामने 8 करोड़ क्या? फाइनेंसिंग के कई रास्ते थे। ठीक है ललित भाई, वापसी रुपये में होगी या डॉलर में? रोहन गुप्ता ने बिना झिझक पूछा। डॉलर में, ललित भाई ने बिना सोचे जवाब दिया। देश में रुपया बेकार है, डॉलर असली सख्त मुद्रा है। फिर कुछ सोचकर पूछा, रोहन, क्या 8 करोड़ काफी होगा? रोहन गुप्ता के लहजे से लगा कि वह डॉलरों को कुछ नहीं समझता। ललित भाई ने एक नया ख्याल सोचा, जरूरत में मदद करो। जितना ज्यादा उधार, उतना ज्यादा कमाई और रिश्ता और गहरा। ललित भाई, ज्यादा दे सकते हैं? रोहन गुप्ता ने थोड़ी खुशी छुपाते हुए पूछा। जितना ज्यादा उतना अच्छा।
सोचा था 8 करोड़ से ज्यादा पूछना अजीब होगा, लेकिन ललित भाई ने खुद पूछा, यहाँ भरोसा काम करता है। इस भरोसे ने दिल छू लिया। बेशक, अंकल को कम मत आंको, ललित भाई ने जोर से हंसते हुए कहा। साथ ही रोहन गुप्ता के चेहरे से पढ़ा, सही फैसला था। दूसरे पक्ष को वाकई बहुत पैसों की जरूरत थी। वो क्या करके पैसे कमाता है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इस स्तर पर पैसे नहीं, प्रभाव चाहिए। जितना दूसरा कमाएगा, उतना बड़ा एहसान। और यह पूंजी पूरी तरह सुरक्षित थी। ललित भाई के ज्यादा देने की बात सुनकर रोहन गुप्ता का मन दौड़ने लगा। जितना ज्यादा उधार उतना ज्यादा कमाए। मौजूदा मुद्रा दर पर थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद अगले कुछ महीनों में हर महीने पूंजी दोगुनी होना पक्का था। मतलब अरबपति बनने की समय सीमा और आगे खींच जाएगी। लेकिन पूछना जरूरी था, ललित भाई ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? इसलिए पूछा। शुक्रिया ललित भाई के भरोसे का। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? बेशक, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ललित भाई ने थोड़ा सोचकर कहा। 2 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ रुपये। उस वक्त 20 करोड़ डॉलर में और 10 करोड़ रुपये में वापस करना कैसा रहेगा? पहले 20 करोड़ डॉलर में 1 साल से ज्यादा काम चल जाता। लेकिन कारोबार बड़ा होने के साथ ये पैसा आगे आधे साल भी नहीं चलेगा। ठीक है, 30 करोड़ ही सही। ललित भाई को घाटा न हो इसलिए ब्याज की बात नहीं, 8.1 के भाव से डॉलर बदल दूंगा। रोहन गुप्ता ने थोड़ा सोचकर कहा। 1% से थोड़ा ज्यादा मासिक ब्याज ललित भाई को देना कम था। लेकिन इस पैसे के अंतर्निहित फायदे देखते हुए रोहन गुप्ता को कोई अपराधबोध नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 फरवरी को ट्रांसफर करूंगा। ललित भाई हंसे। ये ब्याज दर सामान्य से लगभग 1% कम थी, मतलब 5-6 लाख का खर्च। लेकिन इसका क्या मोल? कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ललित भाई, रोहन गुप्ता ने खुशी से कहा। एक बड़ी समस्या हल हुई और उम्मीद से ज्यादा मिला। 30 करोड़ से शुरू, हर महीने दोगुना, 2 महीने में कम से कम 120 करोड़। रूढ़िवादी अनुमान, असल में 170-80 करोड़ हो सकते हैं। ललित भाई के 30 करोड़ चुकाकर भी 100 करोड़ से ज्यादा बचेंगे। रोहन गुप्ता ये आंकड़े देखकर हैरान रह गया। अरे बाप रे, ऊपर वाले, इतनी बड़ी रकम सोचकर ही दिमाग घूम गया। अगर यह पैसा लगातार आर्बिट्राज में लगता रहे तो अगले साल के अंत तक 1000 करोड़ बनाना मुश्किल नहीं। कमाल है, पैसा बनने की रफ्तार पागलपन की हद पर थी। लेकिन पागल हो जाने के बावजूद रोहन गुप्ता का दिमाग ठीक था। अभी पूंजी छोटी थी और छोटे लेन देन ध्यान नहीं खींचते, लेकिन अरबों लगाएं तो अंधेरे में दिया जलाने जैसा होगा, बहुत चमकदार। भले ही जांच न हो, इतना पैसा खर्च करने की हिम्मत भी नहीं होगी। शांत होकर सोचा, एक खाते से एक बार में 5 करोड़ यूरो से ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बहुत ध्यान खींचेगा। 5 करोड़ प्रति बार, दिन में 10 बार, 50 करोड़ यूरो। फिर भी थोड़ा ज्यादा लगा। 5 करोड़ भी बहुत है। 1 महीने में 15,000 करोड़ यूरो का लेन देन, अलार्म बज जाएगा। रोहन गुप्ता का दिमाग उलझ गया। नहीं, 5 करोड़ बहुत ज्यादा। एक खाते से एक बार में 2 करोड़ यूरो, 1 साल में 700 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। रुको, ये भी बहुत है। और हाँ, खाता 1 महीने बाद बदला जा सकता है। ये याद क्यों नहीं रहा? इससे कम ध्यान खींचेगा। फिर भी एक बार में 2 करोड़ यूरो रखेंगे। 1 महीने में 600 करोड़ यूरो पहले से काफी है। और एक खाते पर नहीं टिकेंगे, बदलते रहेंगे। इस तरह 1 महीने में 600 करोड़ भी नहीं होंगे। इस पल रोहन गुप्ता को सिस्टम का पहला सबक फिर याद आया, अनजाने जोखिमों से डरो। सौभाग्य से पैसों से चकाचौंध नहीं हुआ और लापरवाही नहीं बरती, वरना उठने से पहले ही गला घोंट दिया जाता। वैसे रोहन, विदेश में डॉलर विनिमय का काम कब शुरू होगा? ललित भाई ने फिर पूछा। ललित भाई के सवाल से वास्तविकता में वापस आया। थोड़ा सोचकर जवाब दिया, पक्का नहीं, किसी ने नहीं बताया। ललित भाई का इरादा नहीं जानता था, इसलिए इस काम में रुचि नहीं दिखाए। बहुत जोखिम था। अच्छा, ये काम शुरू हो तो पहले मुझे बताओ। चिंता मत करो, मेरी सीमाएं हैं। संपत्ति हस्तांतरण या मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं पड़ूंगा। भविष्य में तुम मेरे काम में भी हिस्सा ले सकते हो। देश के भीतर और बाहर डॉलर विनिमय पूरी तरह गैर कानूनी नहीं, कुछ तो देश की विदेशी मुद्रा बचाने में भी मदद करते हैं।
सरकार भूमिगत विनिमय और राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार में सेंध लगाने वालों पर कड़ी नज़र रखती है। हम इस लाल रेखा को नहीं लांघेंगे तो हमारे संपर्कों को देखते हुए कोई परेशानी नहीं। शायद कुछ मदद भी मिले, ललित भाई ने धीरे धीरे कहा। नहीं जानते थे कि रोहन गुप्ता का मना करना इसलिए था कि काम शुरू नहीं हुआ या वह सतर्क था, लेकिन रोहन गुप्ता को आश्वस्त करने के लिए पहले ही बात साफ करना जरूरी था। रोहन गुप्ता ने सोचा, सही था। अभी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को इसमें सेंध लगाने का मौका देते हैं वे सबसे बड़े निशाने हैं। बाद में भंडार खरबों डॉलर का हो जाएगा और कुछ लोग कहेंगे कि इसे विदेशी संपत्ति में लगाओ। अमेरिकी बॉन्ड क्यों खरीदना? ये बेवकूफ़ी की बात सुनकर रोहन गुप्ता को हमेशा कोसने का मन होता। दूसरी बातें छोड़ो, अगर कम जोखिम वाले अमेरिकी बॉन्ड की जगह शेयर, जमीन, खनिज, कंपनियां, तकनीक में लगाएं तो? नतीजा, एक काल्पनिक उदाहरण। मान लो अफ्रीका में एक जमीन का टुकड़ा है, 10 करोड़ डॉलर में, लकड़ी और खनिज से भरपूर। एक दिन हमारे यहाँ का एक आदमी मालिक के पास जाता है, चाहे देश हो, कंपनी हो या व्यक्ति। वो कहता है, भाई यह जमीन पसंद आई, 10 करोड़ डॉलर देता हूँ। जो भी मिले आगे, कीमत किसी को मत बताना। मालिक सोचता है, ठीक लग रहा है, सौदा हो जाए। बेच दिया। यह आदमी खुशी से जाता है। फिर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी को 10 लाख डॉलर देकर कहता है, भाई 20 करोड़ का मूल्यांकन रिपोर्ट बना दो। एजेंसी कहती है, जोखिम ज्यादा है, 20 लाख दो तो करते हैं। आदमी बिना सोचे मान लेता है। फिर यह आदमी देश की एक विदेशी मुद्रा निवेश एजेंसी से मिलता है, भाई यह जमीन बढ़िया है, 20 करोड़ डॉलर की है, भाईचारे में 15 करोड़ में दे रहा हूँ, किसी को मत बताना। एजेंसी देखती है, 20 करोड़ का मान्यता प्राप्त मूल्यांकन है, 15 करोड़ में मिल रहा है। शानदार सौदा, और संसाधन भी हैं। आदमी की आंखें चमकती हैं और 1 करोड़ डॉलर और देता है। नतीजा, यह आदमी करोड़ों का मुनाफा कमाकर चला जाता है। ये तरकीब किसी भी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, शेयर, जमीन, खनिज, रियल एस्टेट। बस एक चाल से मालामाल। बेशक प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती। विभिन्न बदलाव होते हैं, विदेशी कंपनियां और सरकारें शामिल हो सकती हैं। इस तरह के खेल से संपत्ति मिथक और प्रेरणा की कहानियां बनती हैं। देश के अंदर राष्ट्रीय संपत्ति लूटे तो जवाबदेही का डर है, लेकिन ऊपर बताई प्रक्रिया में कितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सरकारें हैं, जांच बेहद जटिल होगी। थोड़ी समझ वाला भी नहीं डरेगा। इसलिए रोहन गुप्ता अमेरिकी बॉन्ड खरीदने का समर्थन करता है। कम से कम पता तो रहेगा कि पैसा कहाँ है। निवेश में लगाओ तो संपत्ति उत्सव बन जाएगा। यही सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात है, खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी। देश के लिए ऊंची कीमत पर खरीदो और कुछ चालों से उस आदमी को सस्ते में बेच दो। ... ठीक है, कब शुरू होगा ये पक्का नहीं। वे काम कर रहे हैं, शायद अगले साल के दूसरे हिस्से तक। लेकिन ये बस मेरा अनुमान है, पक्का नहीं। रोहन गुप्ता ने धीरे से कहा। थोड़ी रुचि थी लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगा। अगले साल के दूसरे हिस्से की समय सीमा बताकर ललित भाई को थोड़ा परखना चाहता था। हाँ, बहुत बढ़िया, कम से कम एक समय सीमा है। उस वक्त अंकल का ख्याल जरूर रखना। ललित भाई ये सुनकर खुशी से हंसे। पक्की तारीख नहीं दी लेकिन रोहन गुप्ता बोला है, मतलब कुछ भरोसा है, कम से कम मुख्य व्यक्ति तो है। बेशक, मिलकर काम करते हैं, रोहन गुप्ता ने तुरंत जवाब दिया। हाँ जरूर, चलो एक और जाम। ललित भाई जोर से हंसे। ललित भाई के यहाँ से निकलकर रोहन गुप्ता पहले कंपनी गया, फिर सुनील चौहान ने स्कूल छोड़ा। पैसों का मामला पहले ही सुलझ गया था। 1 फरवरी को 30 करोड़ मिलेंगे, इसलिए पूरी दोपहर विदेशी बैंक खातों के बारे में सोचने में बिताए। खाते खोलना आसान था। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खाते इस्तेमाल होते हैं, कोई लेन देन मात्रा या आवृत्ति की सीमा नहीं। इसके लिए विशेष कंपनियां थीं, परेशानी नहीं थी। बस संपर्क करना था, जरूरतें बताना था, लेकिन गोपनीयता सबसे जरूरी थी। इन खाते खोलने वाली कंपनियों पर भरोसा नहीं था। विदेशी बैंकों की ताकत को भी कम नहीं आंका। कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी बैंकों और मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियों के गहरे संबंध होते हैं। बैंक का प्रदर्शन बढ़ता है और सेवा शुल्क भी मिलता है, नुकसान क्या?
वे कंपनियां तो मुफ्त में खाते खोलने की पेशकश भी करती हैं। बैंक का इशारा होते ही संपर्क जानकारी थमा देंगी। इसलिए न बैंकों के पूर्ण गोपनीयता के दावों पर भरोसा, न प्रॉक्सी कंपनियों पर। पूंजीवाद की दुनिया में पूर्ण गोपनीयता एक खाली वादा है। जैसे ऑफशोर केंद्रों और टैक्स हेवन का ग्राहक डेटा, क्या सच में कोई नहीं जानता? मजाक है। एक खास स्तर के लोगों के लिए ये सार्वजनिक है। कुछ लोगों की मंजूरी और पर्दे के पीछे के सौदों के बिना ये टैक्स हेवन चल ही नहीं सकते। सूचना युग में ज्यादातर जानकारी बेकार है, लेकिन कुछ बेशकीमती है। ये छोटे द्वीप देश इसे अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन रोहन गुप्ता ने कभी नहीं माना कि ऑफशोर कंपनियों की गोपनीयता पूर्ण है। यह आम लोगों के लिए है, राष्ट्र, राज्यों, बैंकों या समूहों के लिए नहीं। यही बात हिस्सेदारी के बारे में भी सही है। दर्जनों बार क्रॉस होल्डिंग से निशान छुपेगा? नामुमकिन। विशेष एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर के सामने सैकड़ों क्रॉस होल्डिंग बेकार हैं। 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। बेशक ये रोहन गुप्ता के लिए था। आम लोगों के लिए ऑफशोर की गोपनीयता काफी अच्छी है, लेकिन उसके भविष्य के प्रतिद्वंद्वी लगभग सर्वज्ञाता बैंक और शायद राष्ट्र राज्य होंगे, इसलिए बेहद सावधान रहना होगा। पूरी दोपहर सोचने के बाद एक अपेक्षाकृत गोपनीय खाता योजना तैयार हुई। ललित भाई का पैसा आने तक 6 अंतर्राष्ट्रीय खाते तैयार होने चाहिए। अगर हो सके तो एक साथ दर्जनों या सैकड़ों खाते बनाएगा, ताकि हर महीने खाता बदलने की जरूरत न पड़े। जितने ज्यादा संपर्क उतना ज्यादा खतरा। पैसे कमाने का मॉडल शुरू होने वाला था। 24 जनवरी सोमवार। स्कूल जाते वक्त राज शाह का फोन आया कि लोन वापस करना है। रोहन गुप्ता हैरान हुआ। पूछने पर पता चला, कुछ दिन पहले जब दीपाली जोशी को जानकारी सौंपी थी, उसने वापसी से 10 दिन पहले पूछताछ की नियमानुसार दिनेश यादव को सीधे फोन किया था। दिनेश यादव ने सोचकर जल्दी वापस करने का फैसला किया। 0.2% की छूट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दिनेश यादव की तबीयत खराब थी और अस्पताल में थे। कुछ दिन पहले फोन आया तो शायद लगा कि रोहन गुप्ता जल्दी मांग रहा है, इसलिए जल्दी निपटा देना ठीक लगा। राज शाह ने फोन इसलिए किया क्योंकि दिनेश यादव अस्पताल में थे और खुद नहीं आ सकते। बेटे पर भरोसा भी नहीं था। जानते थे कि रोनित यादव उड़नछू है और पिछली बार शायद रोहन गुप्ता को नाराज कर चुका था, इसलिए पुराने दोस्त राज शाह को बेटे के साथ भेजने का तय किया। रोहन गुप्ता ने स्वाद बहार ढाबे पर मिलने का तय किया। स्कूल के बाद दोपहर में रोहन गुप्ता और आर्यन पटेल टैक्सी से स्वाद बहार ढाबे पहुंचे। दीपाली जोशी और सुनील चौहान को नहीं बताया। पहले सोचा था कि सीधे कंपनी में पैसे जमा करें, लेकिन ये पुराने ग्राहक थे और आपस में जानते थे। भविष्य में दीपाली जोशी के ग्राहकों में दखल नहीं देगा। रोनित यादव के साथ खाना, जिसे वो पसंद नहीं करता, ये सोचकर ही मन नहीं था। खाने का दीवाना था, लेकिन व्यापारिक खाने पसंद नहीं। अगर खाना खाना ही हो तो दोस्तों के साथ बड़ी मेज पर ढेर सारे व्यंजन और मज़ा। सौभाग्य से दीपाली जोशी ने ये काम संभाल लिया। 12 बजे स्वाद बहार ढाबा। राज शाह और रोनित यादव पहले से आए हुए थे। राज शाह के लिए यह नियम था, किसी का कर्जदार हो और अकड़ दिखाए, ये सोचना भी बेकार था। ऐसा करने वाले थोड़े ही होते हैं, जो इस वक्त ताकतवर बनने का नाटक करें। एक दिन कमजोर बनकर दोगुना झेलना पड़ेगा, और अगर बाद में नम्रता भी दिखाएं तो कोई परवाह नहीं करेगा। इंसान की साख उसकी परछाई की तरह होती है, हमेशा साथ। अपनी विश्वसनीयता कभी मत खर्च करो, और खासकर सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो। दिनेश यादव ने राज शाह को साथ भेजा। ये बात रोनित यादव को बुरी लगी। साफ अविश्वास था। कर्ज लौटाना क्या मुश्किल काम है? जिसने लिया वो तो आए। उसकी सोच में, कर्ज से पहले तुम मेरे मोहताज थे, कर्ज के बाद मैं वापस मांगूं तो तुम भीख मांगते हो। तुम हो कौन? नाराजगी थी, लेकिन पिताजी का फैसला था, इसलिए मना नहीं किया। पिछली बार फैक्ट्री का पैसा इधर उधर किया था और पिताजी अस्पताल पहुंचे थे। पिताजी की कई बातों से असहमति थी, लेकिन और तकलीफ देना नहीं चाहता था। लेकिन 4 लाख से ज्यादा से भरा सूटकेस देखकर रोनित यादव को फिर दिल जला। इतना पैसा पहले कभी हाथ में नहीं था। फैक्ट्री चलाते वक्त भी वित्त मामा के जीजाजी के हाथ में था। ज्यादा गड़बड़ी की हिम्मत नहीं थी, खासकर ये देखकर कि रोहन गुप्ता जैसा नौजवान इतनी बड़ी रकम का मालिक है, और राज शाह ने भी ढेर सारा उधार लिया था, कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा। खुद ने पूरे साल कमाया तो बमुश्किल 50,000।
ये देखकर जलन उबलने लगी। गाड़ी से उतरकर रोनित यादव मिले जुले मन से स्वाद बहार ढाबे में घुसा। राज शाह सिगरेट लेने गए थे। अंदर घुसते ही एक चेहरा रोनित यादव की उदास नजरों में आया और आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ा। रोनित यादव ने काउंटर के पास दौड़ते हुए उत्साह से कहा, अंजलि, यहाँ हो तुम? इतने समय से ढूंढ रहा था, कोई नहीं बता रहा था। कितने दिन बाद मिले? अंजलि मेहरा काउंटर पर मुस्कान के साथ ग्राहकों की सेवा कर रही थी। सर्विस इंडस्ट्री में मुस्कान जरूरी थी। महीनों की ट्रेनिंग ने सिखा दिया था, चाहे मन न हो। बहुत ग्राहकों ने उसकी मुस्कान की तारीफ की थी, लेकिन यह आवाज़ सुनते ही वो रुक गई। पलटकर देखा, वो जाना पहचाना चेहरा, और मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रोनित यादव, यहाँ क्यों? अंजलि मेहरा ने ठंडे स्वर में कहा। इसे देखते ही पुरानी वीरगाथाएं याद आती थीं, घिन आती थी। रोनित यादव ने अंजलि के लहजे को नज़रअंदाज किया और उत्साह से बोलता रहा, यहाँ खाना खाने आया। जब से तुम गई, मैंने। रोनित जी, मेरे काम में दखल मत दीजिए, अंजलि मेहरा ने बीच में रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुमने क्यों छोड़ा? मेरे साथ ठीक नहीं था? अब फैक्ट्री मेरे हाथ में है, तुम। रोनित यादव बेपरवाही से बोलता रहा। रोनित यादव, चुप रहो। एक बार फिर याद दिला दूं, पहला, मुझे अंजलि मत बुलाओ, ये तुम्हारा हक नहीं। दूसरा, तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि में मेरी कोई रुचि नहीं। तीसरा, मुझे माली और लियू कियान वाली बात और गोदाम में जो हुआ सब पता है। हम कभी नहीं होंगे, कृपया बात बंद करो, अंजलि मेहरा ने तिरस्कार से कहा। रोनित यादव चौंक गया, ये सब उसे कैसे पता चला? लेकिन उसे मनाने के लिए आगे बोला, अंजलि, हाँ, मानता हूँ उनके साथ कुछ था, लेकिन तुम ही मेरी असली परवाह हो। अब उनसे कोई रिश्ता नहीं। वे खुद ही लालच में आई थीं, तरक्की चाहती थीं। मैं फंस गया, लेकिन अब सच कह रहा हूँ, अगर तुम साथ आओ तो पूरी तरह तुम्हारा। बात को असरदार बनाने के लिए रोनित यादव आगे आया, जम्हाई ली और जबरदस्ती आंखें भिगोईं। अंजलि मेहरा इस बेशर्म नाटक को देखकर बोलती नहीं बनी। अगर सच नहीं जानती तो शायद मान लेती, लेकिन जानती थी, वे दोनों लड़कियां मर्जी से नहीं गई थीं। रोनित यादव ने धमकी दी थी कि नौकरी जाएगी। रोती बिलखती उन लड़कियों पर ज्यादा भरोसा था। रोनित यादव, मुझे नासमझ समझ रहे हो? अंजलि मेहरा ने गहरी सांस लेकर मन शांत किया। ड्यूटी पर थी, यहाँ गुस्सा नहीं दिखाना था। रोहन गुप्ता और महेश पटेल का साथ था, लेकिन ढाबे के काम पर असर नहीं होना चाहिए था। अंजलि मेहरा ने शांत स्वर में कहा, रोनित जी, कृपया शालीन रहें। अभी काम का वक्त है। क्या खाना खाना है? ये तरकीब काम नहीं आए तो रोनित यादव ने ऊंची आवाज में धमकी दी। मुझे परवाह नहीं, माफ नहीं की तो रोज आऊंगा, काम नहीं करने दूंगा। उसकी सोच सरल थी, माफ नहीं करेगी तो काम करने नहीं देगा। या तो माफ करे या बॉस उसे निकाल दे, फिर घर की तंगी में कहीं जाने की जगह नहीं बचेगी और उसके पास आएगी। रोनित यादव जी, यहाँ आपका स्वागत नहीं। आवाज धीमी रखें, दूसरे ग्राहकों को परेशान न करें, अंजलि मेहरा ने फिर कहा। तब तक आसपास के ग्राहकों ने ध्यान दिया था, फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनुभवहीन अंजलि मेहरा तन गई। मुझे परवाह नहीं, माफ नहीं की तो नहीं जाऊंगा, रोज आकर काम बर्बाद करूंगा, रोनित यादव ने जोर से कहा। ये सुनकर अंजलि मेहरा का गुस्सा उफान पर आया। इतनी मुश्किल से यह नौकरी मिली थी, अच्छी तनख्वाह, सहायक बॉस। यह माहौल प्यारा था, क्या ये सब इस बेवकूफ की वजह से जाएगा? रोहन गुप्ता और महेश पटेल रखें तो भी ढाबे के काम पर असर होने का अपराध बोध होगा। तुम? अंजलि मेहरा की आंखें भर आईं। रोनित यादव ने ये देखकर जरा भी तरस नहीं खाया, उल्टा संतोष हुआ, लक्ष्य पास है। जब अंजलि मेहरा का सब्र टूटने वाला था तभी एक आवाज आई, कौन है जो हमारे काम में खलल डालने की हिम्मत करता है? इस आवाज ने अंजलि मेहरा को उम्मीद दी। तुरंत सिर उठाया और नजर उस तरफ गई, राहत से आंखें भर आईं। रोहन गुप्ता और आर्यन पटेल बाहर से आए। रोहन गुप्ता अभी अभी आया था और पहले की बात नहीं सुनी थी, लेकिन काम में खलल वाली बात सुन ली। पहले लगा रोनित यादव काउंटर पर रास्ता पूछ रहा है, पास आने पर सुना कि काम बर्बाद करने की धमकी दे रहा है और अंजलि मेहरा आंसुओं के कगार पर थी। गुस्सा भड़क उठा। कमाल है, मेरे कर्मचारी को धमकाएगा, खासकर अंजलि मेहरा जिसने हमेशा बड़ी बहन की तरह ख्याल रखा। यह आदमी तो मुसीबत ढूंढ रहा है।
पहले से रोनित यादव पर नाराजगी थी, जिसने अनुबंध उल्लंघन की ज्यादा राशि पर सवाल उठाया था। वह याद था, और अब कर्मचारियों को धमकाकर अपनी शेखी बघार रहा है, जैसे रोहन गुप्ता से उलझना आसान हो। रोहन गुप्ता को देखते ही रोनित यादव की भौहें चढ़ीं। खासकर छात्र के कपड़ों में रोहन गुप्ता की सुंदरता देखकर जलन भड़की। हुक्म की आवाज में बोला, रोहन गुप्ता आ गए, कमरे में जाओ, यहाँ थोड़ा काम है। अभी रोहन गुप्ता के पहले शब्दों का मतलब नहीं समझा था और सहज ही सोचा कि वह उसका साथ दे रहा है। ये काम उसे परेशान करना है? रोहन गुप्ता ने तिरस्कार से पूछा और अंजलि मेहरा की तरफ तिरछी नजर डालकर ठंडे स्वर में पूछा। रोनित यादव हालात नहीं समझा और शेखी बघार रहा था, क्या हमें भी धमकाएगा? मतलब क्या है? रोनित यादव ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब ये कि उसे परेशान कर रहे हो? रोहन गुप्ता ने हाथ बांधकर सिर हिलाते हुए दोहराया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराने पर दर्शक भी तरस खाएं। रोहन गुप्ता, ये तुम्हारा काम नहीं, दखल मत दो, रोनित यादव ने ठंडे स्वर में कहा। रोहन गुप्ता को झूठे न्याय के जोश में लड़की की वजह से लड़ने वाला भोला अमीर बच्चा समझा। मेरा काम नहीं, मेरी कर्मचारी को परेशान किया जाए और मैं देखता रहूं? रोहन गुप्ता ने हल्की हंसी के साथ कहा। ढाबे में 30% हिस्सा था, असल में महेश पटेल का था। लेकिन अंजलि मेहरा उसकी भर्ती, उसकी प्रतिनिधि, ये कहना बिल्कुल सही था। तुम्हारी कर्मचारी? क्या तुम इस ढाबे के बॉस हो? रोनित यादव ने हैरानी से पूछा। तब जाकर रोहन गुप्ता के पहले शब्दों का मतलब समझ आया। वो उसका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि अंजलि मेहरा का। गलतफहमी की शर्माए। ये ढाबा मेरे साथ साझे में है, तो वो मेरी कर्मचारी है। और कुछ कहना है? रोहन गुप्ता ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। वो पहले मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, हम काफी पुराने जानकार हैं। रोनित यादव ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की। जलन उबल रही थी। रोहन गुप्ता लंबा भी था, सुंदर भी और घर भी अमीर था। ढाबे से हर महीने शायद उसकी फैक्ट्री से ज्यादा कमाए। बोलती बंद हो गई। सच में? रोहन गुप्ता ने अंजलि मेहरा की तरफ मुड़कर पूछा। अभी पूरी तरह रिश्ता नहीं समझा था। अगर प्रेम का झगड़ा हो तो बीच में पड़ना ठीक नहीं। नहीं, फैक्ट्री में यह मुझे परेशान करते थे। दूसरे कर्मचारियों को भी धमकी देकर जबरदस्ती की। मैं परेशानी सहन न कर पाई, इसलिए छोड़ा। अंजलि मेहरा ने जल्दी से स्पष्ट किया, नहीं चाहती थी कि रोहन गुप्ता कोई गलतफहमी पाले। अच्छा, रोनित यादव, और क्या कहना है? रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में पूछा। ये सब सुनकर रोनित यादव से और घिन आई। ऐसे घटिया तरीकों से लड़कियां पटाना बेशर्मी की हद थी। धोखा फिर भी ज्यादा समझदारी होती, लेकिन जबरदस्ती? बिल्कुल घटिया। तुम्हारा क्या लेना देना? यह मेरा और अंजलि का निजी मामला है, मैं नहीं हटूंगा, रोनित यादव ने गुस्से से कहा। अंजलि मेहरा ने सब खोल दिया था। पास के ग्राहक इशारे कर रहे थे, अपमान हुआ। रोहन गुप्ता ने रोनित यादव को गंदा खेल खेलते देखकर कुछ कहने से पहले आर्यन पटेल आगे आया और उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। साले, घटिया इंसान, अंजलि दीदी को परेशान करने की हिम्मत। आगे यहाँ आया तो अच्छा नहीं होगा। आर्यन पटेल रुक नहीं पाया। अंजलि मेहरा ने उसका हमेशा ख्याल रखा था। इसे परेशान होते देखना असहनीय था। रोहन गुप्ता के अमीर बच्चे वाले साथ से हिम्मत और बढ़ गई। तुम कौन हो? बच्चे, भाग जाओ, रोनित यादव ने तिरस्कार से कहा। हाई स्कूल के बच्चों से डर नहीं था, ये बस बड़बोलापन है। लेकिन रोनित यादव ने आर्यन पटेल को कम आंका। रोहन गुप्ता जानता था कि गुस्से में आर्यन पटेल मारपीट से नहीं हिचकिचाएगा। पहले अच्छा छात्र था, लेकिन आर्यन बिल्कुल उल्टा था। घर की हालत सुधरने के साथ आत्मविश्वास और बढ़ा था। साले, तुम, रोहन गुप्ता ने आर्यन पटेल को रोका, रोनित यादव के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आर्यन पटेल इसमें न फंसे। खुद संभाल सकता था। रोहन गुप्ता ने आर्यन को रोका देखकर रोनित यादव और पक्का हो गया कि वे डरते हैं। हिम्मत बढ़ी, तिरस्कार से बोला, हो बुज़दिल, हिम्मत हो तो हाथ लगा। चपाक। रोनित यादव का वाक्य पूरा होने से पहले रोहन गुप्ता ने आगे बढ़कर गाल पर एक थप्पड़ जड़ा। पूरी ताकत नहीं लगाई, इतनी कि जमीन पर न गिरे। ऐसे लोग शारीरिक दर्द से ज्यादा इज्जत जाने से डरते हैं। थोड़ा भाप निकालना सही था। ज्यादा मारते तो दूसरे थप्पड़ का मौका नहीं मिलता। तुमने खुद कहा था हाथ लगाओ। मैंने नहीं कहा, सबने सुना। बस इस सज्जन की खास पसंद पूरी कर दी। रोहन गुप्ता ने बेगुनाह बनते हुए हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा।
अंजलि मेहरा और आर्यन पटेल हंस पड़े। पास के ग्राहक भी शोर मचाने लगे। दूर वाले ग्राहकों को भी पता चला और बात फैल गई। पूरे हॉल को कहानी पता चल गई। जो अंतिम संस्करण फैला उसे रोहन गुप्ता नहीं जानता, लेकिन ये जरूर फैला कि वह अच्छा है। आखिरकार छात्र के कपड़ों में था, सुंदर, शांत, मुस्कान गर्म। दूसरा, पक्का खलनायक। सभी महिला ग्राहकों की यही राय थी। रोनित यादव थप्पड़ खाकर सुन्न था। गाल पर सुन्नपन था। मारा गया। सबके सामने थप्पड़ मारा गया। रोहन गुप्ता ने थप्पड़ मारा। काफी देर बाद समझ आया कि यह सच था। सब फुसफुसा रहे थे। इज्जत को ज्यादा तवज्जो देने वाला रोनित यादव गुस्से से भड़क गया और चिल्लाया, तुम, रोहन गुप्ता, बस इसलिए कि तुम हाई स्कूल। थपाक। रोनित यादव के मुंह से निकलते ही रोहन गुप्ता ने फिर थप्पड़ मारा। एक जैसी ताकत, एक ही गाल, एक ही एहसास। रोनित यादव फिर हक्का बक्का। दूसरा थप्पड़ लगेगा यकीन नहीं था। मुंह बंद हो गया। मुंह पकड़कर अविश्वास से रोहन गुप्ता को देखता रहा। दर्द हुआ? रोहन गुप्ता ने बेतकल्लुफी से पूछा और काउंटर से नैपकिन लेकर हाथ साफ किया। पास के ग्राहकों ने इसे बहुत पसंद किया। कुछ शरारती ग्राहकों ने सीटियां बजाईं। तुम, रोनित यादव कुछ कहने वाला था लेकिन रोहन गुप्ता की आंखें देखकर डर के मारे पीछे हट गया। तीसरा थप्पड़ का डर था। आंखें भर आईं। इसी तनाव में राज शाह सिगरेट लेकर वापस आए। रोहन, आए, ये सब क्या हो रहा है? और रोनित, अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? मुंह क्यों पकड़ा है? रोने वाले क्यों हो? राज शाह ने हैरानी से पूछा। इन्होंने मारा। रोनित यादव ने रोने की आवाज में रोहन गुप्ता को दिखाते हुए कहा। दोस्त, मिला देखकर लंबे समय से दबी भावनाएं फट पड़ीं। इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। ऊपर चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं। राज शाह ने माहौल भांपा और मामला ऊपर ले जाने का फैसला किया। ज्यादातर ग्राहक हरी आंखों से तमाशा देख रहे थे। राज शाह को माफी मांगते हुए ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, रोहन गुप्ता पहले राजी हुआ। यहाँ बात करना सही नहीं था। तुम देखते रहना। रोनित यादव ने रोहन गुप्ता को घूरा लेकिन रोहन गुप्ता ने नजरअंदाज किया, जिससे और जलन हुई। दोनों को ऊपर जाते देख राज शाह ने राहत की सांस ली। रोनित यादव के कंधे पर हाथ रखकर ऊपर ले गए। रोहन गुप्ता ने अंजलि मेहरा से कहा, मैं देखता हूं, तुम काम जारी रखो। और आर्यन पटेल रसोई में चला गया। ग्राहकों ने तमाशा खत्म देखकर ध्यान हटाया और अपने अपने संस्करण की कहानी फैलाने लगे। विषय था, छात्र रोहन गुप्ता ने किसी को मारा। इस युवा नायक की पहचान के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। कमरा नंबर 6 में घुसे। खाना अभी नहीं मंगवाया था। दोनों का दिल ठीक नहीं था। राज शाह ने कुछ व्यंजन मंगवाए और वेटर को भेज दिया। छोटे रोहन, क्या हुआ? राज शाह ने पूछना शुरू किया। रोनित यादव का चेहरा गुस्से से भरा था। उससे पूछना ठीक नहीं था। वैसे भी रोनित यादव के पास पिछले मामले बहुत थे। राज शाह को सिरदर्द था। एक तरफ भविष्य का पैसे का स्रोत, दूसरी तरफ पुराने दोस्त का बेटा। दोनों आपस में भिड़े थे। सही गलत जो भी हो, बीच में आना मुश्किल था, लेकिन पहले समझना जरूरी था। कुछ नहीं, बस एक छोटी गलतफहमी। रोहन गुप्ता ने बेपरवाही से जवाब दिया। ऐसे मामलों में किसी की गलती गिनना उसकी आदत नहीं थी। सांस की बर्बादी। हे, गलतफहमी है तो ठीक हो जाएगी। तो बस। राज शाह ने राहत की सांस ली। रोहन गुप्ता छोड़ने को तैयार था। ये देखकर मन हल्का हुआ। नहीं तो दोनों के बीच में पड़ना बहुत मुश्किल होता। रोहन गुप्ता की समझदारी और बड़प्पन की तारीफ मन में हुई। रोनित यादव की ओर से मार पड़ी हो, लेकिन राज शाह को यकीन था कि रोहन गुप्ता गलत नहीं होगा। उनका चरित्र जानते थे। लेकिन रोनित यादव इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। 2 थप्पड़ खाए थे, यूं ही कैसे छोड़ दे? राज शाह की बात बीच में काटकर चिल्लाया, रुको, रोहन गुप्ता, उन थप्पड़ों का क्या? अच्छा, कैसे निपटाना है? रोहन गुप्ता ने रोनित यादव को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। अंजलि मेहरा को निकाल दो। रोनित यादव ने जोर से मांग की। 2 थप्पड़ यूं नहीं जाते। राज शाह के सामने पलटवार मुश्किल था। कम से कम इतना तो मिले। अंजलि मेहरा निकले तो वह जीत नहीं, लेकिन पहला कदम तो होगा। रोहन गुप्ता ने मुंह से निकाला, हे 3 शब्द सुनो। बिल्कुल नहीं। अंजलि मेहरा को निकाला? मजाक। किसी के लिए भी, जब वो सही हो, अपना आदमी नहीं निकालेगा। यह उसका सिद्धांत था।
रोनित यादव रोहन गुप्ता की अचानक बदली हुई मुद्रा देखकर हक्का बक्का था। फिर एक चाल सूझी। चालाक भाव से थैले पर हाथ रखकर बोला, माना नहीं तो ये पैसे नहीं दूंगा। देरी का जुर्माना नहीं लगेगा? रोहन गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम के अनुबंध में जुर्माना बहुत ऊंचा था, 1% प्रतिदिन। डिफॉल्ट से डर नहीं था, हमेशा जीत होती। लेकिन दीपाली जोशी के बाद से ज्यादा सावधान था। हो, देरी लंबी हो और जुर्माना ज्यादा हो तो कहूंगा कि ऊंचा ब्याज है। सोच लो, रोनित यादव ने शेखी से कहा। उसकी सोच में रोहन गुप्ता जैसे लोग ऊंचे ब्याज से ही कमाते हैं। 1% पर क्या कमाए? ऊंचा ब्याज गैर कानूनी है, ये गलत धारणा थी। रोहन गुप्ता बेबस था। रोनित यादव का ये जवाब उम्मीद नहीं था, लेकिन इसमें दम नहीं था। रोनित यादव से उलझने की बजाय रोहन गुप्ता राज शाह की तरफ मुड़ा। राज अंकल, आपका क्या कहना है? राज शाह बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। सीधी धमकियां देखकर चिंता हुई। पुराने दोस्त अस्पताल में थे, ये खबर उन्हें और तकलीफ देती। जाते वक्त कहा था, रोनित का ख्याल रखो। राज शाह ने वादा किया था, लेकिन हालात ने उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित किया। रोनित, क्या कर रहे हो? तुरंत माफी मांगो। रोहन गुप्ता ने तुम्हारे परिवार की फैक्ट्री की मदद की है, राज शाह ने सख्ती से डांटा। हालात साफ थे। रोहन गुप्ता छोड़ने को तैयार था, रोनित यादव किसी उद्देश्य पर अड़ा था। रोनित ही कमजोर कड़ी था। इसके अलावा ऊंचे ब्याज का मामला रोहन गुप्ता को मुकदमे में फंसाता तो मुसीबत होती। पिछली बार अंगरक्षक वाली घटना देखकर राज शाह जानते थे, रोनित के परिवार को नुकसान होगा। मुझे परवाह नहीं, मांग मानो, वरना पैसे नहीं दूंगा। रोनित यादव ने पैसों का थैला गोद में दबाया। राज शाह रोहन गुप्ता का साथ दे रहे थे, ये देखकर झल्लाया। पिताजी के पुराने दोस्त थे, उसके साथ होने चाहिए थे। तुम सच में? रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए कहा। एक लड़की के लिए किसी से भी पंगा लेने को तैयार है। होश उड़े हुए हैं। ये सुनते ही राज शाह और रोनित यादव दोनों तंग गए। राज शाह कुछ कहने वाले थे कि रोहन गुप्ता आगे बढ़ा। एक पल में पूरी गति से आगे आया और रोनित यादव के प्रतिक्रिया से पहले थैला खींच लिया। रोनित यादव थैला पकड़े था, लेकिन रोहन गुप्ता की ताकत के सामने कहाँ टिकता। हनुमान सिंह भी ताकत में रोहन गुप्ता का मुकाबला नहीं कर सकते, रोनित यादव की बात क्या। थैला रोहन गुप्ता के हाथ में था और रोनित यादव हक्का बक्का। रोहन गुप्ता अपनी सीट पर वापस बैठा और थैला बाईं तरफ रखा। हाथ खाली देखकर रोनित यादव बौखलाया। उठकर वापस छीनने दौड़ा। पैसे वापस दो। रोनित यादव दांत पीसते हुए रोहन गुप्ता की तरफ झपटा। रोहन गुप्ता ने हल्की हंसी के साथ एक लात मारी। सिस्टम के पैसे थे, इसलिए जबरदस्ती अनुबंध नहीं तोड़ सकते थे। अगर अपने पैसे होते तो इतनी नरमी नहीं। रोनित यादव सीधे कोने में जा गिरा। रोहन गुप्ता ने पूरी ताकत नहीं लगाई। रोनित यादव को लगा था बड़ी चोट होगी, सीना थोड़ा भारी था। समझ आया कि रहम किया गया। एक पल के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। पहले रोहन गुप्ता को भोली भेड़ समझा था, लेकिन उस एक लात ने उसे बड़े खतरनाक भेड़िए में बदल दिया। राज शाह ने राहत की सांस ली, गंभीर चोट नहीं लगी। फिर यहां आया तो देखना, रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में रोनित यादव को चेताया। रोनित यादव रोहन गुप्ता की बर्फीली आंखें देखकर ठंडे पसीने में डूबा। हिम्मत नहीं हुई। रोहन गुप्ता ने देर नहीं की। थैले के खुले हिस्से से हाथ डाला और सब पैसे सिस्टम में ट्रांसफर किए। सटीक और सफल, काम पूरा। बाकी का खुला निजी खाते में। राज शाह और रोनित यादव को नजर नहीं आया। फिर रोहन गुप्ता ने जेब से रसीद निकालकर ठंडे स्वर में दी। ये लो, अब जाओ, यहां स्वागत नहीं है। तुम, रोहन बेटे, रोनित, जाओ पहले। राज शाह ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रोहन गुप्ता को स्कूल के कपड़ों में देखकर क्या बोलें। बीच का रास्ता निकालना अब मुमकिन नहीं। मन में रोनित यादव को कोसा, उम्र ज्यादा लेकिन समझ कम। आगे पीछे, फायदा नुकसान नहीं जानता। मेरी बात को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं कुछ नहीं हूं। राज शाह का साथ न मिलते देख रोनित यादव ने माना कि अब कोई रास्ता नहीं। रसीद जांची, सही थी। लेकर कमरे से निकला। बाहर जाते हुए मन में खींच आई, रोहन गुप्ता ने पैसे गिने नहीं, सीधे रसीद दी। कुछ पैसे दबा लेने का मौका गंवाया। जाते जाते एक धमकी छोड़ी, रोहन गुप्ता, देखते रहना, ये खत्म नहीं हुआ।
ये कहकर रोहन गुप्ता को एक कदम आता देख डर के मारे चाल तेज की और सीढ़ियां उतरकर भाग गया। नीचे काउंटर पर अंजलि मेहरा से मिलने का इरादा था, लेकिन पीछे रोहन गुप्ता आ रहा होगा सोचकर ढाबे से बाहर निकल गया। बड़े बोर्ड को देखकर रोनित यादव के मन में नफरत उबली। आज सिर्फ इज्जत नहीं गई, पूरी तरह टूटी। अचानक कुछ सूझा। रोनित यादव ने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से महिला की आवाज आई, नमस्ते, यह 110 आपातकालीन सेवा है। नमस्ते, 110? कोई ऊंचे ब्याज पर पैसे दे रहा है? रोनित यादव ने नए उत्साह के साथ जोर से कहा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माइथोरा।